वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन के अंदर पार्ट 5 में हमको दोस्तों क्या करना है, आगे बढ़ना है। हमने कल के टॉपिक में मतलब लास्ट वीडियो के अंदर पानी की बात की थी, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर देख लिया था और कुछ उसमें स्पेसिफिक चीज़ हमने समझी थी। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ आइस। डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर हमें क्या मिलेगा? तो देखो, आइस हैज हाईली ऑर्डर्ड 3 डाइमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ये जो दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, उसके अंदर आप देख सकते हैं ये कुछ ग्रीन और ऑरेंज कलर के डॉट्स दिए हुए हैं। ग्रीन कलर का जो डॉट है उसको आप ऑक्सीजन मानोगे और ऑरेंज कलर का डॉट है उसको आप हाइड्रोजन मानोगे। तो एक ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन अटैच है, देखो है कि नहीं? नहीं सर, 3 भी लग रहे हैं, कभी कभी तो लग रहे हैं दोस्तों ऐसा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये तो हो गया आपका क्या, H2O। लेकिन वही H2O दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ता है तो ऐसे रहता है, हाँ या ना? तो आपने देखा कि ये ऑक्सीजन जो दिख रहा है, मैं जो डार्क कर रहा हूँ, वो 2 बॉन्ड तो उसने कड़क बनाए, मतलब कि कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन एक डॉटेड लाइन होता है इसके अंदर जो आपको दिखेगा, जूम करके देखोगे ना तो दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हम वही हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें देख रहे हैं। एग्जामिनेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। अब इसको अगर आप फोटोग्राफी करोगे, इसकी एग्जामिनेशन करना है ना इसको, हाँ मतलब फोटोग्राफी करना है आपको इसकी बाय एक्सरे। अब फोटोग्राफी मतलब मोबाइल लेके नहीं फोटो लेना है उसका, उसको एक्सरे मशीन के नीचे सुला के एक्सरे उसका लेना पड़ेगा। किसका? आइस का। तो उसकी कितनी हड्डियां है, कितनी टूटी है, क्या प्रॉब्लम है, वो अंदर दिखाई देगा आपको। एक्सरे है तो वही दिखाई देगा ना। हम भी कभी कभी अगर कुछ टूट फूट जाता है तो हम एक्सरे ले लेते हैं। तो एक्सरे शोज दैट ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड tetrahedrally by 4 other oxygen atom at a distance of 276 picometer। 276 पिकोमीटर मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन जो है उसका और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो, ऐसा तीसरा, चौथा, ऐसे 4 ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो टेट्राहेड्रली एक दूसरे के साथ 276 पिकोमीटर का जो डिस्टेंस रहे ऐसे वो अरेंज होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव द आइस रादर ओपन टाइप स्ट्रक्चर। भाई आइस का जो है वो ओपन स्ट्रक्चर, हाँ मतलब क्या हुआ, ओपन टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको देखेगा उसमें खुला खुला है, देखो तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आप होल देख सकते हो, होल्स, वाइड होल है उसके अंदर। सर आप दिखाएंगे तो पता चलेगा, बता देते हैं दोस्तों आपको। ये देखो, ये 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 और ये क्या है? होल्स है। ऐसे वाइड होल्स इसके अंदर रहते हैं दोस्तों। चलो समझ में आया आपको। अब दूसरी चीज, these holes can hold some other molecule of appropriate size interstitially। समझ में आया? वो होल में बीच में वो किसी भी मॉलिक्यूल को रख सकता है, जैसे कि, और इसीलिए तो क्या होता है कि जनरली ये आइस के अंदर ऐसे होल्स होते हैं
और वो होल्स की वजह से वो किसी अनदर मॉलिक्यूल, मतलब जैसे कि आपने शुगर पानी में डिसॉल्व किया है, तो उसका अगर आइस बना दिया आपने, तो वो शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे बीच में वो क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे जा रहे हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, आइस सब कुछ देख लिया, क्योंकि वाटर का ही भाई है आइस। अब हमें वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। क्या देखना है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले उसके 4 टाइप के हमें कंपाउंड दिए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो चलो देखो इधर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। हम यहाँ पे 4 पार्ट को ये 4 चार्ट के अंदर दिखा रहे हैं दोस्तों। ओके, फर्स्ट वन, इट इज अ एम्फोटेरिक नेचर, इट हैज अ एम्फोटेरिक नेचर। दोस्तों ये एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? नंबर 2, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व वाटर, मतलब पानी के साथ, पानी के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन भी होते हैं। तीसरा, वो खुद हाइड्रोलिसिस भी करता है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है कि जिसमें हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस का मेन एम ही पानी ऐड करना होता है। और हाइड्रेट्स फॉर्मेट, फॉर्मेशन, ये क्या होता है दोस्तों? हाइड्रेट फॉर्मेशन क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतने टाइप का, ये अगर आपका क्या है, स्ट्रक्चर है या तो केमिकल प्रॉपर्टी है, तो वो हमें डिफाइन करनी होगी। एम्फोटेरिक का सबसे पहले मैं बताता हूँ उसका डेफिनेशन। हु कैन रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस। बच्चों समझ में आया? एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? नेचर एक तो एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है, और तीसरा न्यूट्रल होता है। लेकिन चौथा भी एक नेचर आता है जिसको बोला जाता है एम्फोटेरिक। तो अगर HCl खुद एसिड है, अमोनिया खुद बेस है, लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस कि जो इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, वी कैन से दैट इज एम्फोटेरिक। ओके, तो यहाँ पे ये डिफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, और उसके लिए हमें विथ NH3 पानी का रिएक्शन करना है। वो रिएक्शन अलग से मैं दिखाऊंगा। विथ H2S, या तो HCl भी ले सकते हो। समझ में आया? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं भाई सेल्फ आयोनाइजेशन। पानी खुद आयोनाइज होता है, और उसको बोला है ऑटो प्रोटोलिसिस। ऑटो प्रोटोलिसिस मतलब उसी में भी वाटर रिएक्ट विथ वाटर। ये इतने रिएक्शंस आपको करने हैं। चलो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। अवर H2O
react with NH3, what happen dear students? अब सब ने देखा है कि ये NH3 का इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दिया जाता है, तो ये H निकल गया तो OH माइनस बन गया और NH4 प्लस बन गया। सिमिलरली आपने H2O को H2S के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ कि इसकी टेंडेंसी है H रिमूव करने की, तो इट गिव्स H3O प्लस एंड HS माइनस। चलो समझ में आया। और ऑल्सो वो हमने बताया ना सेल्फ आयोनाइजेशन, तो H2O कैन रिएक्ट विथ H2O। आप सब लोग जानते हो क्या होता है इसके साथ, बेचारे के साथ नहीं पता है तो सर ये एक H रिमूव करके OH माइनस बनता है और एक गेन करके H3O प्लस बनता है। तो ये तो इतना इजी रिएक्शन था, हमें पता ही नहीं था। ये लिक्विड, ये गैस, आयंस है तो एक्वायस, वाटर तो लिक्विड, H2S गैस ही होता है, आयंस है तो एक्वा यस, लिक्विड लिक्विड एक्वायस एक्वायस। दोस्तों ये सब कुछ हम जानते हैं, एसिड बेस कॉन्जुगेशन की भी इसके अंदर किया हुआ है। ओके है डियर स्टूडेंट्स कि नहीं है? ओके ही होना चाहिए। तो अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे जा रहे हैं दूसरे स्टेप के लिए। ओके चलो, अब दूसरे स्टेप में हमें रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग व्हाट, वाटर। तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन हमें समझाओ कि जिसमें पानी क्या हो रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आपने भी देखा है, तो इसके अंदर एक रिएक्शन आएगा विथ व्हाट, मेटल के साथ, सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे तो कुछ अलग होगा, विथ F2 के साथ, और तीसरा विथ CO2। तो ऐसे 3 रिएक्शन आप ट्राई करो, सबसे पहले 2 में ही आपको पता चल जाएगा कि ये रेडॉक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, H2O रिएक्ट विथ Na, क्या मिलेगा आपको? आपने देखा है ना, Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस एंड H प्लस OH माइनस, तो इसका OH माइनस Na प्लस के साथ जुड़ने से NaOH प्लस H2 गैस बन रहा है। दोस्तों सर बन तो रहा है, यस और नॉट, सारी चीज स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो रही है। तो इसके अंदर आपका H2O क्या बना, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, बताओ दोस्तों। है, बोलो जल्दी से। चलो ये Na का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और यहाँ पे +1 हुआ, और उसका खुद का +1 था, यहाँ पे 0 हुआ। उसका खुद का रिडक्शन हुआ, उसने दूसरे का ऑक्सीडेशन किया। तो वाटर कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडेंट, क्योंकि वो दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। सो इट इज कॉल्ड, आपको ऐसा लगता है कि सर हमें इसमें ऑक्सीजन का देखना है कि हाइड्रोजन का देखना है? चलो ऑक्सीजन का क्यों नहीं देखना है, देख लेते हैं। इसके अंदर कितना था, -2 था, और इसमें भी -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम देखेंगे तो भी फिर हाइड्रोजन का ही देखना पड़ेगा ना। चलो ये एक रिएक्शन हो गया। रिएक्शन नंबर 2 क्या होगा, H2O रिएक्ट विथ F2,
चलो क्या बनेगा, ये H और F मिल के HF, ये ऑक्सीजन निकल के O2 बनता है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 0 है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे F2 में इसका 0 है और इसका -1 है। तो मुझे बताओ आपका ये H2O क्या बन के बाहर आया इधर? रिडक्टेंट। क्यों भाई रिडक्टेंट बनाए? क्योंकि उसने क्या किया F2 का रिडक्शन किया, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, 2 मोल आएगा इधर। चलो बच्चों समझ में आया हो तो हम थोड़ा आगे बढ़े। रेडी है? फोटो सिंथेसिस। बच्चों आपने फोटोसिंथेसिस नाम सुना है? कि भाई सुना है आपने? नहीं सुना है? क्या होता है? कुछ नहीं होता, मजा आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड react with water, you got C6H12O6 plus O2। याद आया? ये रिएक्शन है पूरा। अगर आपका एटमॉस्फेयर में, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये क्या है पता चला आपको? यस, ये एक ट्री है या तो प्लांट है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये ट्री के लीव्स जो होते हैं, वो लीव्स यहाँ पे जो आपने CO2 रिलीज किया हुआ है उसको वो गेन करते हैं। यस और नॉट? भाई इसने CO2 को क्या किया, लिया, और ये जमीन में से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहे हैं। यस और नॉट? H2O। तो यहाँ पे ये बेचारा सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट आ गया ना? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेजेंस में ये लोग एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन कौन? CO2 एंड वाटर। ओके, तो आपको ऐसा ही मिलता है जैसे आपने आपके डिब्बे में से आटा लिया, ले लिया चोखा का आटा, और वो मतलब CO2 है, और मटके में से पानी ले लिया, जैसे जमीन में से ट्री ने लिया, स्टव पे गरम किया मिक्स करके, और आपको रोटी मिल गई। लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं मिला। क्या मिला दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेचारे ट्री आपको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन हो रहा है वो भी हमारा एक तरह से बोल सकते हो आप लोग कि भाई फोटोसिंथेसिस भी हमारा, जो वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2, क्योंकि पानी ही किस में कन्वर्ट हुआ? तो ये देखो ना, H2O के अंदर O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था दोस्तों? -2, और उसी का O का कितना हो गया? 0। तो उसका तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो समझ में आया? मतलब H2O का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो वो क्या हुआ? रिडक्टेंट हुआ। सो H2O इज एक्ट एज अ रिडक्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे आप समझ सकते हो। 6H12O6 है तो 6CO2 कर दिया मैंने, 6H2O कर दिया हमने, तो 6 2 12 एंड 18 है, तो यहाँ पे 6O2 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हम इसको वो बैलेंस वगैरह कर सकते हैं। बच्चों ये सारी रिएक्शन, इसमें से एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हो। मतलब आपको कौन सी रिएक्शन कहाँ पे यूज़ करनी है
वो आपको पता चल जाएगा तो ये बात आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ओके, चलो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पे, और वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? पानी के साथ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विथ वाटर। मतलब फॉर एग्जांपल नंबर 1 कौन होगा? P4O10 विथ P4O10, और दूसरा क्या होगा? विथ SiCl4, और तीसरा होगा N-3। दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ N-3? N-3 का नाम क्या होगा? नाइट्राइड। क्या होगा? नाइट्राइड। चलो अब हम देख लेते हैं इधर कि भाई ये हमारे रिएक्शन कैसे होते हैं। P4O10 प्लस H2O, SiCl4 प्लस H2O, and last N-3 प्लस H2O। दोस्तों ये ऑक्साइड का जब मैंने बताया अभी नॉन मेटल ऑक्साइड, P4O10 इज द नॉन मेटल ऑक्साइड। शायद आप भूल गए होंगे, हाँ, आपने 10th में भी पढ़ा है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर acidic in their nature, so when they react with water they gives H3PO2 H3PO4। बिकॉज ये PO4 क्यों बने? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का जो भी है वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे तो ये +5 है, तो यहाँ पे भी +5 मिलता है। मतलब इसमें रेडॉक्स रिएक्शन वाली कोई बात नहीं आनी चाहिए। 4P है इसीलिए हमने 4H3PO4 कर लिया। बस एक ही प्रोडक्ट मिलती है दोस्तों, वो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी पानी के कितने मॉलिक्यूल अभी ऐड करने हैं, तो 6 मॉलिक्यूल अगर ऐड कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा कि 6 2 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन 16 हो जाएंगे, और फॉस्फोरस 4 हो जाएंगे। तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अगर रिएक्शन नंबर 2 की बात की जाए दोस्तों, तो SiCl4 जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये सीधा इसका ऑक्साइड बनता है SiO2। मतलब देखो अभी O2 आया तो 2HCl कर लेते हैं, नहीं 2H2O करते हैं तो 2H मतलब 4H एंड 4Cl, 4HCl बन जाता है। तो ये भी बढ़िया सी बात हो गई दोस्तों हमारे लिए। और लास्ट ये N-3 है, और पानी में से H प्लस एंड OH माइनस मिलता है, तो N-3 H के साथ जुड़ के NH3 बनेगा। अरे भाई बनेगा कि नहीं बनेगा? प्लस ये OH माइनस वो रिलीज करेगा। लेकिन दोस्तों इसने 3 H लिए हैं, तो 3 NH3 के लिए 3 चाहिए ना, एक NH3 के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, और अगर 3 हाइड्रोजन उधर जाएंगे तो 3 OH रिलीज हो पाएंगे। इसीलिए we took here 3 mole of H2O। Silicon is not a metal
और नॉन मेटल, इट इज अ मेटलॉइड। कैसे पता चलेगा? दूसरी चीज, हम उसको ऊपर वाले P4O10 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला ऑक्साइड है और ऑक्साइड से ही हम एसिड बेस डिसाइड कर सकते हैं, SiCl4। और इसीलिए सिलिकॉन को हम, सिलिकॉन की चिप जो होती है उसको कंप्यूटर की सर्किट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर सोलर सिस्टम के अंदर भी इसकी चिप ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि वो क्या है, मेटलॉइड से। मेटलॉइड का मतलब वो होता है, समझ गए? चलो, मेटल और नॉन मेटल के अलावा कोई अगर सब्सटेंस आता है तो उसको मेटलॉइड बोला जाता है। सेमी मेटल आपने नाम सुना होगा। चलो देखो, हाइड्रेट फॉर्मेशन। ये हाइड्रेट मतलब कौन होते हैं, पता है दोस्तों? ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन H2O, ऐसे कंपाउंड कि जो क्या रखते हैं, H2O मोलेक्यूल। यस, विच अटैच या तो एसोसिएट विथ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और इसीलिए हमें अगर इसको समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ एक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल के तौर पे, CrH2O6, ये खुद को +3 और Cl-1, 3Cl-1 ऐसा कंपाउंड बना। दोस्तों, एक ये तरह के कंपाउंड होंगे आपके, और दूसरे मैं बताता हूं आपको कि भाई यहाँ पे लिखा है इंटरस्टिशियल वाटर। क्या भाई, इंटरस्टिशियल वाटर BaCl2 इंटू 2H2O। इंटरस्टिशियल मतलब क्या? BaCl2 का एक स्ट्रक्चर होगा, समझ लिया आपने? BaCl2 ऐसे एक क्रिस्टल के फॉर्म में एक दूसरे के साथ अंदर जुड़े होते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ BaCl BaCl BaCl, ऐसा करके भी अगर हमने इसको ज्वाइंट किया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज कॉल्ड इंटरस्टेशियल यहाँ पे वाटर आता है, कहाँ पे? ये बीच में अगर वाटर आया, ये वाटर है, तो दिस काइंड ऑफ वाटर आर कॉल्ड इंटरस्टेशियल वाटर। चलो नंबर 3 की बात करेंगे अगर हम, वो ऊपर वाला की बात बाद में लास्ट में करता हूं मैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड और क्रिस्टल वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर या तो क्रिस्टल वाटर, उसमें एक है दोस्तों CuH2O4 +2 इंटू SO4-2 इंटू H2O। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा ये एक ही है, ये है किस में, इन
CuSO4 5H2O। दोस्तों ये जो 5H2O मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े, ये सॉल्ट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो समझ लो कि ये 5 मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे क्या? क्रिस्टल वाटर। क्या बोलेंगे आप लोग? क्रिस्टल वाटर। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट, पानी वाला सॉल्ट। अगर आप इसको गर्म करोगे, अच्छा ये जो दिख रहा है हमें CuSO4 5H2O, वो जब पानी के साथ होता है तो ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया ना, वैसा उसका शेप रहता है CuH2O4। और क्या बना? हाँ यस, ये तो ऊपर वाले की तरह ही बना ना, ये वाले की तरह। वो मैं बाद में समझाता हूँ कि ये क्या है एक्चुअल। चलो ये तो समझ में आ गया। अब मैं इसको बोलता हूँ दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट वाटर। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम किसको बोलते हैं? जब आपका ये मेटल, मैंने बताया था आपको आगे भी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई सब्सटेंस आता है आपका, और यहाँ पे मेटल होता है, और उसके बाद अगर लिगेंड्स होते हैं, ये एल मीन्स लिगेंड, जैसे कि ये मेटल है क्रोमियम और ये पानी है H2O, और ऐसे कंपाउंड, अब ये ऐसे ब्रैकेट वाले कंपाउंड को आप लोग, स्क्वायर ब्रैकेट वाले ऐसे टाइप के कंपाउंड को, और ये लिगेंड क्या है? तो लिगेंड के तौर पे आप न्यूट्रल या नेगेटिव आयन ले सकते हो। जो क्या करता है पता है आपको? ऐसे 4 और 6 हमारे, हम जब पढ़ेंगे तो 4 और 6 ही आएगा, और वो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके दोस्तों, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसा कोऑर्डिनेट वाटर है। जब इसके अंदर पानी आता है तो ये CuSO4 जो है वो दोनों में यूज हो सकता है ना। ये क्रिस्टल वाटर, हाइड्रेटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर, और ये कोऑर्डिनेट वाटर दोनों तरह का है। तो इसीलिए ये इसके अंदर भी आप मैच कर सकते हो। और जो समझ में आ गया हो तो ओके लिखो और स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। ओके अगर किसी ने आपको पूछा, ये लास्ट वाला टॉपिक देखो, CuSO4 अरे सॉरी, ये CuSO4 5H2O मॉलिक्यूल के अंदर, आप लोग मुझे क्वेश्चन आप उसका आंसर देना। CuSO4 5H2O मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है? H2O है। हाइड्रोजन बॉन्डेड H2O मॉलिक्यूल कितने हैं? जल्दी से बोलिए दोस्तों। जो मॉलिक्यूल H2O के यहाँ पे सर हमें 5 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तो पांचों 5 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है। 4 है भाई।
और किसी को कुछ आंसर देना है? वेरी गुड नील। यहाँ पे दोस्तों जो अंदर है, सुनो अभी मैं बताता हूँ। अंदर का जो H2O का मॉलिक्यूल है, ये CuH2O4 वाला, वो मॉलिक्यूल कैसा है? ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है, कोऑर्डिनेट वाटर मॉलिक्यूल है। उसमें वो कॉपर और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। लेकिन ये डॉट करके जो लिखा हुआ वाटर है, कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट वाले को, उसके बाहर जो पानी होता है दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तो कितने मॉलिक्यूल आएंगे? ओनली, बोलो जल्दी से लिखो फटाफट। 1। चलो ओके, डन। जा रहे हैं आगे। अब हमारा पानी वाली बात आएगी इसके अंदर कि हमें पानी को कैसे प्योर करना है। तो वाटर कैसा होता है दोस्तों? हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। पानी दो तरह का होता है। पानी दो तरह का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ पानी का सोर्स क्या है हमारे लिए। तो हमने लिखा है रेन। रेन से ही हमें पानी मिलता है ना? यस सर, वो रेन का वाटर जो है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है। हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट प्योर। अब जैसे ही वो जमीन पे गिरता है तब रास्ते में उसको क्या मिलता है? देखो ना, ये क्लाउड्स है, समझ में आया है? और ये हमारा अर्थ है, ये है अर्थ, और ये बेचारे क्लाउड्स। अब जब रेन यहाँ से फॉल होती है बिजली होके चमक चमक करके, तब उसको रास्ते में कुछ मिलता है। रास्ते में कौन मिलता है? आप मिलते हैं? नहीं, गैसेस का लेयर मिलता है। यस और नॉट? और ये गैसेस में कौन होता है? CO2 होता है, SO2 होता है, NO2 होता है। यस और नॉट? तो ऐसे गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़े बहुत प्रोपोर्शन में होते हैं। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उधर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ज़्यादातर SO2 NO2 गैसेस मतलब पोल्यूटेंट गैसेस मिलेंगे, या जहाँ पे सिटीज एरिया में ज़्यादा CO2 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं और व्हीकल ऑल्सो ऑमिट SO2 और NO2 गैसेस। तो इसके वजह से ये आपका वाटर इसमें से क्या हुआ? पास हुआ। किसमें से? ये गैसेस में से पास होगा ना, लेयर तो है ही अर्थ के अराउंड में। तो आप अगर यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे? अर्थ पे, तो आपको जो बारिश का पानी मिलेगा वो कैसा मिलेगा दोस्तों? एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि ऑल आर द नॉन मेटल गैसेस, तो वो एसिडिक होता है। इसीलिए बोला जाता है कि एसिड रेन ऑल्सो एसिडिक। दूसरी चीज, ये एसिडिक है। दूसरी चीज कि ये जब नीचे आते हैं जमीन पर, तो जमीन में ऐसे पार डूंगर भी रहता है, होता है, पार डूंगर है, फिर सापुतारा हिल्स है, ऐसे 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 है कि नहीं? तो इसके ऊपर तो जमीन पे भी है ना,
तो जमीन पे सब जगह पे ये बारिश गिरती है। जहाँ पे जो गिरती है वहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्ट्स जमीन के अंदर डिजोल्व हुए होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। वो धीरे धीरे करके कहाँ पे डिजोल्व होते हैं? पानी में होते हैं। और वो पानी ऐसे अर्थ पे ही एक रिवर के फॉर्म में बहने लगता है। यस और नॉट? हाँ, अर्थ के बाहर आ गए ऐसा मत सोचना। और ये रिवर बेचारी किसको मिलती है? सी को मिलती है। लेकिन वो क्या लेके मिली इधर से? सॉल्टी वाटर। वो सॉल्टी वाटर सी में चला गया। और सी तो बेचारा कैसा है? सॉल्ट ही मिलता है उसमें तो आपका ये रिवर का पानी तो सर मीठा होता है, आपने सॉल्टी वाटर क्यों लिखा? क्योंकि जब क्लाउड्स के अंदर से अगर क्या निकलता है, बारिश आती है, तो उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। लेकिन थोड़ी बहुत ही एटमॉस्फेरिक गैसेस में से आती है। बाकी मोस्ट ऑफ इम्प्योरिटी of Ca plus 2 and Mg plus 2 ions are dissolved from the land, and so your water become hard, और वही हार्ड वाटर सी में चला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सी का वाटर नमकीन, नमक वाला, मतलब कैसा, सॉल्टी क्यों है? तो आपके पास आंसर होना चाहिए, सर पता नहीं, वो तो पहले से ही सॉल्टी है। हम बता रहे हैं आपको, वो तो हर रोज सॉल्टी बन रहा है, हर रोज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्टी हो रहा है। भले ही आप निकालते रहते हो उसमें से सॉल्ट, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है? सॉल्टी हो रहा है। उसका क्या रीज़न है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जब यहाँ से सॉल्ट्स आते ही रहते हैं सर अंदर, तो सर पानी भी तो आता है। वैसे तो जनरली ज़्यादा सॉल्टी वाटर को अगर मीठा पानी से हम करेंगे क्या, डाइल्यूट, तो सॉल्ट तो कम होने चाहिए ना, तो बढ़ते क्यों हैं? बेचारे स्टोरी जो जो स्टोरी के आदती हो जाते हैं, उनको लगता है कि नमक की थैली खाली हो गई है और वो चक्की घूम रही है। लेकिन दोस्तों ये जब वाटर होता है समंदर का, वो बेचारे सनलाइट की वजह से इवापोरेट होता है, याद है कि नहीं? हैं? क्या इवापोरेट होता है? ओनली H2O, नॉट अ सॉल्ट्स, बट Ca प्लस टू, Mg प्लस टू, Na प्लस, Cl माइनस, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स जो है वो पानी के अंदर ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो हर बार ये सॉल्टी वाटर उड़ के क्लाउड बनता है, तो सॉल्ट तो बच जाते हैं, सिर्फ पानी जाता है। फिर वापस वो सॉल्टी होके आता है, तो ज़मीन में से जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे सॉल्ट्स को धीरे धीरे करके वो डिसॉल्व करके कहाँ ले जाता है? रिवर में। और रिवर कहाँ ले जाती है? क्योंकि बारिश आता है तो हर जगह पे गिरता है, और वो सारे सॉल्ट्स कहाँ पे जाते हैं? रिवर में, और रिवर में से सी में। और इसीलिए सी सॉल्टी होता है, हर रोज़ सॉल्टी, क्योंकि आपका पानी, अच्छा पानी तो निकल ही जा रहा है अंदर से, तो बचता क्या है? सिर्फ सॉल्ट। इसीलिए ये सालों से ये प्रोसेस चल रहा है, कितने भी साल हो गए आपको पता है। तो इसीलिए ये क्या हुआ? सॉल्टी हो गया, और सॉल्टी हो रहा है आज भी। तो ये आपको पता होगा या नहीं होगा पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा है। सॉल्ट्स फ्रॉम लैंड डिसॉल्व इन वाटर। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? ये सॉल्ट्स जो है वो डिसॉल्व होते हैं ज़्यादातर Ca प्लस टू एंड Mg प्लस टू। तो सो योर वाटर बिकम हार्ड। तो इसीलिए आपका पानी कैसा बन गया? हार्ड वाटर। मतलब हार्ड मतलब क्या, और सॉफ्ट मतलब क्या?
सॉफ्ट वाटर का मीनिंग आप यही लेना है, नॉट कंटेन Ca+2 और Mg+2 salt, and hard water means which contain Ca+2 and Mg+2 salts। समझ में आया बच्चों? क्लियर है ये? इट गिव्स, सॉफ्ट वाटर जो होता है ना, वो इट गिव्स लेदर विथ सॉप इजीली। ये लेथर मतलब क्या होता है? फॉर्म, फीण। समझ में आया? तो इजीली पानी, ये आपने सॉप का तो ये 10th में भी पढ़ा है ऐसा डेफिनेशन। तो जब आपको घर पे भी अगर आप देखते हैं, आप तो क्या देखोगे, आपको तो पता भी नहीं होगा, कपड़े धोने वाली सिस्टम। ये क्या है दोस्तों? बाल्टी, बाल्दी है, बाल्दा में रहती है तो बाल्दी बोला जाता है। पुरानी बाल्दी है ऐसी। समझ में आया? अब दोस्तों ऐसी ये बाल्टी को, बाटली नहीं है, बाल्टी है, डोल है, हम इसको डोल बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या लिया है दोस्तों? वाटर लिया है, समझ लो। और इसमें क्या लिया है? वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट एंड हार्ड का क्या मीनिंग हो जाता है? विच कंटेन्स Ca+2 एंड Mg+2 आयंस। तो ये हार्ड बन गया। अब इसके अंदर मैंने सोप डाला, सोप या डिटर्जेंट। समझ में आया? अब थोड़ा सा इसको मिक्सअप किया। क्या किया? मिक्सअप। तो इसमें से मुझे क्या मिलने लगा? फोम मिला। लेकिन सोप को मैंने इसके अंदर डाला हार्ड वाटर में, तो मुझे फोम मिला। लेकिन कैसा मिला? कम। ये भी फॉर्म है और ये भी फॉर्म है, दोनों में फॉर्म तो बनता है, लेकिन कैसा बनता है? इसके अंदर हार्ड वाटर में कम बना। तो आपको पता चला कि भाई क्यों ऐसा हुआ, तो मैं बताता हूँ। किसी ने सोप का फॉर्मूला देखा है? नहीं सर, हमने तो सोप देखा है, सोप है, ऐसा नहाने का सोप। तो दोस्तों उसका एक फॉर्मूला आता है, क्या है दोस्तों उसका फॉर्मूला? ये होता है, देखो मैंने लिखा है आपके सामने, C17H35COONA, है ना? नहीं पता है तो आपको याद करवाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17, COO माइनस, ये हेड और ये टेल, ये नॉन पोलर, ये पोलर नंबर्स। समझ में आया? तो ये इसकी वजह से आपका ये सोप का सॉल्यूशन होता है। अब आपने पानी में डाला, कहाँ डाला? पानी में, लेकिन वो पानी हार्ड था सपोज, तो हार्ड वाटर में आपको क्या मिला इधर? M+। तो वेयर M = Ca और Mg ले सकते हो, क्योंकि वो हार्ड वाटर में तो कैल्शियम+2 और Mg+2 था। तो अब ये पानी के अंदर गिरेगा तो देखो क्या देगा? C17H35
COO माइनस और M+2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके ये C17H35 COO ट्वाइस M प्लस Na+ हो जाएगा। तो 2 मोल ये बनेगा और ये 2 मोल Na+ बनाएगा। तो ये आपका रिएक्शन हुआ कि जिसकी वजह से आप ऐसा समझ भी सकते हो कि भाई एक्चुअली जो क्लिनसिंग एजेंट है आपका वो ये है, ये टेल और ये हेड वाला जो है वही पार्ट, ये Na+ भी नहीं है, क्लिनसिंग में Na+ यूज नहीं होता, लेकिन ये लॉन्ग चेन वाला फैटी एसिड बोलते हैं इसको। फैटी एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। ऑल्सो इट इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड। भाई ये स्टीयरिक एसिड का फॉर्मूला किसी को पता है? भाई तो ये है, देखो मैं लिख लेता हूँ इधर नीचे, C17H35 COOH, दैट इज योर स्टीयरिक एसिड। तो उसका सोडियम सॉल्ट आया, मतलब क्या, ये H निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आएगा, सोडियम, तो वही है हमारा सोप। ओके, ये सोप का फॉर्मूला है। कोई भी आपको पूछे तो बिंदास आप इसको बता सकते हो। अब आप जो नहाते हो ना, अब फोम कम क्यों हुआ हार्ड वाटर में? क्योंकि ये सोप का एक्चुअल है कि ये सॉल्युबल है। कैसा है ये? सॉल्युबल। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया वो इनसॉल्युबल है, मतलब वो पानी में इजीली सॉल्युबल नहीं होता, जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, यस, कि भाई ये जिसका वर्क क्लिनसिंग का है वो अभी इनसॉल्युबल होके बकेट के अंदर नीचे, देखो बकेट दिख रही है आपको, सॉफ्ट वाटर में ऐसे इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं मिलते, लेकिन हार्ड वाटर में ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए उसका जो वर्क था फॉर्म बनाना और कपड़े को धोना, वो काम वो खुद अच्छे से नहीं कर सकता, और इसीलिए हार्ड वाटर के अंदर आपको सोप ज़्यादा डालना पड़ता है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा डालना पड़ता है। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? और ऐसा अगर हार्ड वाटर आपने बॉयलर में यूज़ किया, कहाँ पे, बॉयलर में, आपके घर पे भी अगर आप तपेले में पानी गर्म करते हो, ऐसे करते हैं ना हम नहाने के लिए, ऐसे तपेले में पानी गर्म किया जाता है, ऐसे स्टोव पे रख के इसको हम गर्म करते हैं, याद है कि नहीं? तो उस टाइम हम बोल सकते हैं, हमने देखा भी है, क्या देखा है मैं बताता हूँ आपने क्या देखा है, कि ये जो तपेला होता है उसके सरफेस पे और बॉटम पे एक सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, वाइट कलर का होता है कि नहीं? दोस्तों आपको ये पता है ये क्या है? और हमें लगता है उसको घिसेंगे तो वो होल कर देगा, हाँ तपेला काना हो जाएगा, और इसीलिए हम उसको ज़्यादातर प्रेशर नहीं देते निकालने के लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादातर उसको प्रेशर दोगे या तो पटकोगे तो अंदर से वो निकलता है, यस और नॉट? और इसीलिए ये आपका ये CO3 और MgCO3 होता है दोस्तों। ये जो सॉल्ट जम जाता है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का कार्बोनेट सॉल्ट होता है। और दूसरी चीज़, अगर आपने बॉयलर लिया है, बॉयलर,
बॉयलर का काम है ऑलवेज जलते रहना। हाँ, जैसे ये अंदर पाइपलाइन होता है पूरा, और उसको गर्म करो, समझ में आया? तो अब अगर आपने बॉयलर में क्या पानी लिया है, हार्ड वाटर लिया है, तो बॉयलर के अंदर एक लेयर बन जाते हैं ऐसे, किस चीज़ के, सॉल्ट्स के, ऐसे जो तपेले में बने ना, वैसे ये पाइपलाइन में भी बन जाते हैं। इसीलिए वो जो पाइपलाइन है उसका जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है अंदर का, और इसीलिए वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है और बॉयलर फटने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि बॉयलर में जब पानी को सप्लाई किया जाता है तो हम मोटर से उसको पानी दे रहे हैं। मोटर का प्रेशर तो पता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आपका बॉयलर के अंदर वो सॉल्ट ज़्यादा जम जाता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे व्यक्ति का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, वैसे, और वो फट जाता है बॉयलर। तो रेडी दोस्तों? तो ये आपको ध्यान में रखना है। हार्डनेस समझ में आ गई दोस्तों? अब हम हार्ड वाटर के अंदर जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों जल्दी से। ओके, डन। चलो, अब हम देखना चाहते हैं इधर हार्डनेस ऑफ वाटर। दोस्तों, ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है दोस्तों? तो देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस। एक टेम्पररी हार्डनेस, एंड अनदर इज परमानेंट। तो दोस्तों, ये टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस से, और हमें पता चलना चाहिए कि हम जो हार्डनेस समझ रहे हैं वो कौन सी होती है। अगर कैसे सॉल्ट्स अगर पानी के अंदर रहेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो टेम्पररी हार्डनेस बनाएंगे, और कैसे रहेंगे तो कैसी बनाएंगे, यस, ओके। दूसरी चीज़, ये टेम्पररी हार्डनेस को कैसे हम निकाल सकते हैं, और परमानेंट हार्डनेस को भी कैसे निकाल सकते हैं, उसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।